खुश आमदीद लिसनर्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और नॉवल भी पसंद आ रही होगी। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बूस्ट अप हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 ऑफ ज़िंदगी है तेरे नाल अस कलम हरम शाह। अर्शमान और आंसर सब्ज पहाड़ों की सैर के लिए गए थे जब इनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। अब अर्शमान गाड़ी का बोनट खोलकर मसला दरियाफ्त करने की कोशिश में लगा हुआ था और आन इसके पास खड़ी इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ और पास से गुजरती हुई झील को देख रही थी। पता नहीं क्या मसला हो गया है इसे। अर्शमान ने परेशानी से यहाँ वहाँ देखा। दूर दूर तक किसी आबादी या इंसान का नामो निशान तक नहीं था। उफ, क्या हो गया है मान? खराब होने वाली चीज़ थी, हो गई। आप इसे छोड़ें और यहाँ ध्यान दें। देखिए कितना प्यारा मंजर है और ये बादल, उफ। आन ने खाली सड़क के दरमियान में आकर घूमते हुए कहा था। जहाँ वो बादल आन को खूबसूरत लग रहे थे वहीं वो अर्शमान की परेशानी बढ़ा रहे थे। अगर बारिश आ गई तो सारी खूबसूरती निकल जाएगी, अर्शमान संजीदगी से कहते हुए गाड़ी को देखने लगा था। हाय सच्ची, आपको पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि आपका और मेरा पहाड़ियों में घर होता। आप लकड़ियाँ काट कर घर आया करते और मैं आपका इंतज़ार किया करती। कितने मज़े की ज़िंदगी होती ना। आन ने वापस इसके पास आते हुए खुशी से कहा तो अर्शमान सर झटक कर अपना काम करने लगा। वैसे मान, हम डिनर कैसे करते? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आन ने परेशानी से कहा। हाँ तो आधा जंगली तो बना ही दिया है, पूरे जंगली बन जाएंगे। यहाँ जानवरों का शिकार करके इन्हें पका लिया करेंगे। अर्शमान ने उलझन से कहा तो आन हंस दी। ये सही कहा मान आपने। तो इसे छोड़े ना, रात होने वाली है, चल के शिकार करते हैं। आन ने शरारत से कहा तो अर्शमान इसे घूरता हुआ फिर से गाड़ी का मुआयना करने लगा। तभी इसके कानों में बकरियों की आवाज़ पड़ी तो शुक्र का सांस लेते हुए अर्शमान ने गाड़ी को छोड़ा और यहाँ वहाँ देखने लगा। दूर ही एक आदमी अपनी भेड़ों को लेकर वहाँ आ रहा था। इसके थोड़ा करीब आते ही अर्शमान इसके पास गया जबकि आन गाड़ी के पास ही खड़ी रही। सुनिए, क्या यहाँ करीब कोई मैकेनिक मिल सकता है? अर्शमान के सवाल पर आदमी ने अपनी भेड़ों से ध्यान हटाकर अर्शमान को देखा तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अर्शमान साहब, आप यहाँ? इस आदमी की बात अर्शमान को हैरत में डाल गई थी। माफ़ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे भूल गए होंगे साहब, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। 4 साल पहले आप अपने भाई के साथ यहाँ आए थे। आपको याद है? मेरा बेटा मेरे साथ आया था और चोटी से गिरकर इसे चोट लग गई थी। फिर आपने इसे अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर गए थे और इसके इलाज के पैसे भी दिए। आपका एहसान मैं कभी भुला सकता हूँ भला? आदमी का बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी से पागल हो जाता। अब आपका बेटा कैसा है? वो तो अच्छा भला है साहब, लेकिन आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कुछ देर रात हो जाएगी और यहाँ जंगली जानवर बसते हैं। आदमी ने परेशानी से कहा तो अर्शमान साथ खड़ी आन पर नज़र डालता मज़ीद परेशान हो गया। क्या यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा? अर्शमान की परेशानी देखकर वो आदमी भी परेशान हो गया। मैकेनिक तो क्या साहब, यहाँ तो दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं है। मेरा अपना घर काफ़ी फासले पर है। मैं तो यहाँ अपनी भेड़ों को चराने के लिए लाया था। मेरा वो बेटा जिसे आपने बचाया था साहब, वो मैकेनिक है, लेकिन अभी घर पर है। अर्शमान ने जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो परेशानी मज़ीद बढ़ गई क्योंकि इस एरिया में सर्विस भी नहीं थी। इससे पहले कि वो इस आदमी को कुछ कहता, एक गाड़ी की आवाज़ इनके कानों में पड़ी थी। दूर से आती बस को देखकर वो आदमी मुस्कुरा दिया। आप इस बस में चले जाना साहब। आप मुझे अपना पता बता दें, मैं सुबह अपने बेटे को यहाँ लाकर आपकी गाड़ी ठीक करवा दूंगा और वो आपके पास गाड़ी छोड़ भी जाएगा। अर्शमान ने इस में सर हिलाकर गाड़ी की चाबी इसे दी। वैसे भी इसे गाड़ी की टेंशन नहीं थी क्योंकि इसमें ट्रैकर लगा था। अर्शमान अब वहाँ खड़ा बस के करीब आने का इंतज़ार करने लगा था। बस के करीब आने पर अर्शमान ने बस को हाथ दिया था तो बस रुक गई और पैंट शर्ट में मलबूस एक आदमी बाहर आया। जी सर। आदमी के पढ़े लिखे लहजे ने अर्शमान को हैरान किया था। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप प्लीज़ हमें शहर तक छोड़ सकते हैं ताकि हम अपने होटल चले जाएं? इस बात पर इस आदमी ने परेशानी से बस के अंदर देखा था। लेकिन सर, ये प्राइवेट बस है, हम बच्चियों का टूर लेकर जा रहे हैं। सॉरी, लेकिन हमें ऐसा करने की इजाज़त नहीं। आदमी ने अपना मसला बयान किया। देखिए साहब, ये दोनों इस वक्त कहाँ जाएंगे? मियाँ बीवी हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, आप इनकी मदद करें। अर्शमान के साथ खड़े चरवाहे ने कहा तो आदमी ने फिर से बस के अंदर देखा था।
ٹھیک ہے, آپ آ جائیے. اس آدمی کی بات پر ارشمان نے شکر ادا کیا اور گاڑی کے پاس کھڑی آن کے پاس آیا تھا. چلو ہمیں اس بس میں چلنا ہے. ارشمان کی بات پر آن کا منہ بن گیا. یعنی ہم آج رات یہاں نہیں رکیں گے؟ ارشمان نے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اس بس میں لے آیا. لیکن بس کا منظر دیکھ کر ارشمان کے ماتھے پر بل آئے, کیونکہ بس میں صرف لڑکیاں موجود تھیں اور سبھی انہیں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مارس سے آئے ایلین ہوں. اسٹوڈنٹس, ان دونوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, تو شہر تک یہ دونوں ہمارے ساتھ سفر کریں گے. آئی ہوپ آپ سب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. پروفیسر کی بات پر لڑکیوں نے شریر نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا. نو سر, ایبسولیوٹلی ناٹ. ان کی بات پر پروفیسر مسکرا دیا. تو پھر انہیں بیٹھنے کے لیے سیٹ دیں. پروفیسر کے حکم پر بس کے درمیان کی سیٹ پر بیٹھی دو لڑکیاں فوراً اٹھ گئی تھیں. یہاں آ جائیے آپ, ہم دونوں پیچھے چلی جاتی ہیں. ارشمان نے آن کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ سیٹ تک لا کر خود کھڑکی والی سائڈ پر بیٹھ گیا اور آن کو اپنے ساتھ بیٹھا لیا تھا. ان کے بیٹھتے ہی پروفیسر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. سر بور ہو رہے ہیں, میوزک لگا دیں پلیز, ایک لڑکی نے فرمائش کی. اور پھر بس میں گانا چلنے لگا. خیریت پوچھو, کبھی تو کیفیت پوچھو, تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے. گانا بجتے ہی سب لڑکیاں بھی تالیاں بجاتے ہوئے خود بھی گانے لگی تھیں اور ارشمان گہرا سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا. وہ بس جلد از جلد واپس پہنچنا چاہتا تھا, جبکہ ان لڑکیوں کی اٹکھیلیوں کو مسکرا کر دیکھتی آن اس سفر کے کبھی ختم نہ ہونے کی دعائیں کر رہی تھی. آپ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں کیا؟ آن کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے اس کی جانب اپنا رخ کرتے ہوئے پوچھا, تو آن نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. واؤ, اتنا پیارا کپل ہے نا آپ کا کہ کیا کہوں. یو آر بوتھ جسٹ میڈ فار ایچ ادر. آن کے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی اس کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگی, تھینک یو. آن نے مسکراتے ہوئے کہا, جبکہ تعریف پر اس کے گال گلابی ہو گئے تھے. آپی, آپ کی ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج؟ اس سوال پر آن نے ارشمان کی طرف دیکھا جو مسلسل گاڑی سے باہر جھانکنے میں مصروف تھا. یہ سوال ذرا مشکل ہے. میری انگیجمنٹ ان کے بابا یعنی میرے تایا ابو نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان سے کر دی تھی کہ اگر لڑکی ہوئی تو اس کی شادی ان سے ہوگی, اسی لیے یہ ارینج میرج ہوئی. لیکن جب سے لفظوں کو سمجھنا شروع کیا تو یہی جانا کہ میں ان کی ہوں. جب سے محبت کے جذبے کو سمجھنا شروع کیا تو ان کے سوا کسی کا خیال ہی نہیں آیا, تو سمجھ لیں کہ یہ لو میرج ہے. آن نے مسکرا کر ارشمان کو دیکھتے ہوئے کہا, جو ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا لیکن چہرے کی سختی بیان کر رہی تھی کہ وہ بمشکل ہی ضبط کیے وہاں بیٹھا تھا. واؤ یار, کاش میرے بابا بھی میرے پیدا ہونے سے پہلے میری انگیجمنٹ میرے کزن سالار بھائی سے کر دیتے. اب ان کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے اور ان کے 2 بچے بھی ہیں اور میں یہاں کتابوں میں سر کھپا رہی ہوں. ایک لڑکی کی بات پر سب لڑکیاں کہکا لگا کر ہنس دی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ آن بھی کھل کر ہنس دی. آج کتنے دنوں کے بعد وہ اس پل کو کھل کر جی رہی تھی. ویسے آپ کے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں؟ ایک لڑکی نے آن سے سوال کیا. ویسے تو ان کا اپنا بزنس ہے, لیکن ہم پنجاب کے ایک گاؤں میں ہیں اور ہماری بہت سی زمینیں ہیں, تو گاؤں کے معاملات دیکھتے ہیں. یہ یعنی کہ آپ کے ہسبینڈ وڈیرے ہیں؟ ایک لڑکی نے جلدی سے پوچھا تو آن ہنس دی. جی وڈیرے ہیں, ملک خاندان سے ہیں ہم. آن کی بات پر وہ لڑکیاں ایک آہ بھر کر رہ گئی تھیں. آپی مائنڈ مت کرنا, لیکن آپ کے ہسبینڈ ایسا لگتا ہے کسی ناول کے ہیرو ہوں. ہائے سچی, یہ روٹ سا ہینڈسم مکھڑا اور اوپر سے ہٹا کٹا پنجابی منڈا اور سب سے اہم وڈیرا. ہائے آپی, جیلسی ہو رہی ہے آپ سے. لڑکی کی بات پر آن ارشمان کو دیکھتے ہوئے ہنس دی. آپی آپ کیا کرتی ہیں؟ اب سوال ایک اینک والی کیوٹ سی لڑکی کی جانب سے آیا تھا جو تب سے خاموش بیٹھی تھی. میں ڈاکٹر ہوں, آن نے مسکراتے ہوئے عام سے انداز میں بتایا. اوف, کہا تھا نا پری, میڈیکل پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر بنتے ہیں. دیکھا کتنا کمال کا وڈیرا شوہر ملتا ہے ڈاکٹر بن کے. تجھے ہی شوق تھا پری انجینئرنگ پڑھنے کا. اینک والی لڑکی کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے منہ بنا کر کہا تھا. مجھے وڈیرا نہیں چاہیے, مجھے تو بس کمپیوٹر پڑھانے والا وہ سڑو سا سر دانش چاہیے. اینک والی لڑکی نے گلابی گالوں کے ساتھ
फ्रंट सीट पर बैठे प्रोफेसर को देखते हुए कहा था। ओह! सब लड़कियां हूटिंग करके हंसने लगी थीं। तो सर ने एक बार मुड़कर सबको देखा, लेकिन जब नज़र इस ऐनक वाली लड़की पर पड़ी तो आंखों में नरमी आई और वो फिर से अपना ध्यान सामने कर गया। आपी, इतना मज़ा आया ना आपके साथ कि क्या बताएं। आपको भी हमारे साथ मज़ा आया ना? एक लड़की के पूछने पर आन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। बहुत ज़्यादा। लेकिन लगता है आपके हस्बैंड को मज़ा नहीं आया। तब से ऐसे ही खिड़की से बाहर देख रहे हैं, जैसे सड़क पर कैटरीना कैफ कमली कमली पर डांस करती नजर आ रही हो। एक लड़की ने शरारत से कहा तो सब लड़कियां कहका लगाकर हंस दी। कमली कमली से याद आया कि अंधेरा हो गया है तो मज़ा करें। आन के साथ बैठी लड़की ने आंख दबाकर कहा तो सब मुस्कुरा दी। सर, कमली कमली सॉन्ग लगा दें। लड़कियों की फरमाइश पर सर ने गहरा सांस लेकर गाना लगा दिया और एक लड़की उठकर आन के पास खड़ी हो गई और दूसरी लड़की को इशारा किया। बस फिर इस लड़की ने सीट पर बैठे बैठे ही ऐसा डांस किया कि आन हैरान रह गई। आपी, आप भी करके दिखाएं ना डांस। गाना ख़त्म होने पर अदाएं दिखाने वाली इस लड़की ने कहा, मुझे नहीं आता। तो क्या हो गया आपी, यहाँ कौन सा नच बलिए का कंपटीशन हो रहा है? प्लीज़ थोड़ा सा। आन ने परेशानी से यहाँ वहाँ सब लड़कियों को देखा जो बहुत उम्मीद से इसे देख रही थी। अचानक ही आयुष्मान ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा और सख्ती से घूरकर इसे देखा। सोचना भी मत। आयुष्मान की हरकत पर आन ने हैरत से इसे देखा था। ओह! सब लड़कियों ने एक बार फिर से हूटिंग की थी। यार, ये वडेरा तो पॉजेसिव भी है। हाय आपी, ध्यान से सोना, मैं रात को आकर आपके वडेरों को किडनैप ना कर लूँ। एक लड़की ने शरारत से आंख दबाकर कहा तो सब लड़कियां हंसने लगी थीं। तभी अचानक बस रुक गई और आयुष्मान ने सुक्का सांस लिया। प्रोफेसर भी अपनी सीट से उठकर इनकी जानिब आया था। सर, हम माल रोड तक पहुंच गए हैं। अब आप यहां से टैक्सी लेकर अपने होटल जा सकते हैं। हम आपको होटल छोड़ आते, लेकिन बच्चों को कैंपिंग के लिए लेकर जाना है और हमें देर हो रही है। प्रोफेसर ने वजाहत दी। कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। इतना कहकर आयुष्मान ने आन का हाथ पकड़ा और खड़ा होना चाहा, लेकिन अचानक ही एक लड़की ने अपना हाथ आन के दूसरे हाथ पर रख दिया था। प्लीज़ आपी, ना जाएं आप भी हमारे साथ कैंपिंग करने चले ना। सारी रात खुलकर एंजॉय करेंगे। लड़की की बात पर बाकी सब ने भी हाँ में सर हिलाया था। तभी दो और लड़कियों ने आन के हाथ पर हाथ रखा। हमने इतना एंजॉय किया आपके साथ, अभी ना जाए ना प्लीज़। कल हमने भी वापस आना है सिटी। हम आपको छोड़ देंगे ना आपके होटल, प्लीज़। अब की बार दूसरी लड़की ने कहा। आन चलो। आयुष्मान ने दांत कचकचाकर कहा तो आन ने बेबसी से आयुष्मान की जानिब देखा। बच्चे, ये आप क्या कह रहे हैं? हम किसी को भी यूं साथ नहीं ले जा सकते। कॉलेज ये अलाउ नहीं करता। पहले ही हम इतनी लिफ्ट देकर रूल्स तोड़ चुके हैं। अगर प्रिंसिपल सर को पता चला तो? प्रोफेसर ने परेशानी से कहा तो लड़कियां मुंह बसोर कर इन्हें देखने लगीं। सर, कौन बताएगा प्रिंसिपल सर को? हम में से तो कोई नहीं बताने वाला। कोई बताएगा क्या? एक लड़की के पूछने पर सब ने एक साथ नहीं कहा था। प्लीज़ सर, क्या हो गया है? ये दोनों कौन सा दहशतगर्द हैं जो आप डर रहे हैं? चिल करें ना, कुछ नहीं होता। अब दूसरी लड़की ने कहा तो प्रोफेसर ने ठंडी आह भरी। और हाशिम सर का क्या? क्या करेंगे? जो कैंपिंग प्लेस पर हमारा वेट कर रहे हैं, इन्हें क्या बताएंगे कि कौन हैं ये लोग? प्रोफेसर के सवाल पर सब लड़कियों ने एक दूसरे की जानिब देखा। आप इनकी फ़िक्र मत करें सर, हम इन्हें संभाल लेंगे। प्लीज़ सर, मान जाए ना प्लीज़। सब लड़कियां एक साथ प्लीज़ प्लीज़ कहने लगीं तो प्रोफेसर ने इस्तराब से सबको देखा था। सॉरी बच्चे, मैं परमिशन नहीं दे सकता। प्रोफेसर की बात पर सब लड़कियों ने मुंह बसोड़ लिया था, लेकिन फिर वो ऐनक वाली क्यूट सी लड़की उठकर प्रोफेसर के सामने गई और अपने हाथ आपस में मसलने लगी। प्लीज़ सर, मान जाए ना। आप ही बहुत अच्छी हैं, हमें इनके साथ वक्त गुजारना है, प्लीज़। लड़की के सर उठाकर प्लीज़ कहने पर प्रोफेसर ने बेबसी से यहाँ वहाँ देखा। ठीक है, अगर ये दोनों मान जाएं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये प्रोफेसर से इजाज़त मिलने पर सब ने खुशी से कहा तो वो ऐनक वाली लड़की वापस आकर बैठ गई और एक शर्मीली सी निगाह उठाकर प्रोफेसर को देखा और फिर अपना सर झुका गई। आप चलेंगे ना हमारे साथ कैंपिंग पर आप ही? इस सवाल पर आन ने इजाज़त तलब नज़रों से आयुष्मान को देखा जो इसे घूरने में मसरूफ़ था। बिल्कुल नहीं, हम होटल वापस जा रहे हैं। आयुष्मान आन का हाथ मजबूती से पकड़कर खड़ा हुआ।
لیکن آن اپنی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ میں بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں مان، اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا جتنا آج آیا۔ کیا آپ میری خوشی کے لیے مان نہیں سکتے؟ آن نے اتنی امید سے پوچھا کہ ایک پل کے لیے انکار کرنا ارشمان کے لیے ناممکن ہو گیا، لیکن پھر اس نے اپنی مضبوطی کو قائم کیا۔ آن، ہم ہوٹل واپس جا رہے ہیں، ارشمان نے سختی سے حکم دیا۔ اوئے سڑو وڈیرے، مان جاؤ نا، کھا نہیں جائیں گے ہم تمہیں، ایک لڑکی نے کہا تو ارشمان نے آن کو گھورا جو اپنی سیٹ سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ پلیز مان جائے نا میری خاطر، آن نے بہت زیادہ محبت سے کہا، لیکن ارشمان نے اسے بس گھورا تھا۔ پلیز مان، اب کی بار آن نے اتنی محبت سے کہا تھا۔ سب لڑکیوں نے آہ بھر کر آن کو دیکھا تھا۔ پلیز مان جائے نا، سب لڑکیوں نے ایک ساتھ کہا تو ارشمان نے گہرا سانس لے کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر دانت کچکچاتا ہوا واپس سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سب لڑکیوں نے خوشی سے یاہو کا نعرہ لگایا تھا تو پروفیسر بھی واپس سیٹ پر چلا گیا اور گاڑی پھر سے اسٹارٹ ہو گئی۔ آن نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ارشمان کے ہاتھ پر رکھا اور مسکرا دی۔ تھینک یو، ارشمان نے جواب میں ایک نظر آن کو دیکھا اور پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیمپنگ پلیس پر پہنچ کر لڑکیاں اور پروفیسرز نے جیسے تیسے دوسرے پروفیسر کو منایا تھا، لیکن آخرکار ان کے مان جانے پر سب نے شکر کا سانس لیا اور اب دونوں پروفیسرز مل کر باربیکیو کی تیاری کر رہے تھے اور ارشمان بھی ان کی مدد کرنے کی غرض سے ان کے پاس چلا گیا تھا، جبکہ آن سب اسٹوڈنٹس کے پاس بیٹھی تھی۔ جس جگہ وہ موجود تھے وہ ایک جنگل کے ساتھ تھی اور خالص طور پر کیمپنگ کے لیے ایک ایریا بڑی بڑی لائٹس لگا کر مخصوص کیا گیا تھا۔ آن لڑکیوں کے پاس بیٹھی دلچسپی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ زیادہ بڑی کلاس نہیں تھی، بس 21 لڑکیاں تھیں اور اپنی کلاس کا اچھا رزلٹ آنے پر انعام کی صورت میں سرگودا سے یہاں ٹرپ پر آئی تھیں۔ ان کے ساتھ اٹکھیلیوں اور باتوں میں وقت کہاں گیا آن کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ پروفیسر دانش ان سب کے پاس آئے تھے۔ چلو بھائی، سب باربیکیو ریڈی ہے، ڈنر کا ٹائم ہو گیا۔ اس بات پر سب لڑکیاں خوشی سے چہکتی ہوئی وہاں چل دیں۔ جب انہوں نے گھاس پر چٹائی بچھا کر سب کے بیٹھنے کا انتظام کیا، آن آ کر ارشمان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باربیکیو کے ساتھ ساتھ کڑاہی اور نان کا بھی بندوبست تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ آئی ہوپ آپ دونوں کو ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ رات سونے کی ٹینشن مت لیں، ویسے میرا اور ہاشم سر کا ٹینٹ علیحدہ تھا، اب آپ دونوں میرے ٹینٹ میں سو جائیے گا اور میں ہاشم سر سے شیئر کر لوں گا، پروفیسر دانش نے ارشمان کو بتایا تو ارشمان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کھانے کے بعد وہیں دائرے میں بیٹھے بیٹھے اٹکھیلیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سر گیم کھیلتے ہیں، ایک لڑکی نے جلدی سے فرمائش کی۔ کیا گیم کھیلیں؟ پروفیسر نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ میرے پاس فٹ بال ہے۔ پاگل، اس وقت فٹ بال کھیلیں گے تو بال جنگل میں چلی جائے گی اور پھر شیر کے منہ سے تم ہی لانا بال، ایک لڑکی نے فورا کہا تو ارشمان کے علاوہ سب ہنس دیے۔ ارے نہیں یار، فٹ بال سے پاس دی بال کھیلتے ہیں، جس پر بال رکے گی اسے ایک ٹاسک دیں گے جو اسے پورا کرنا ہوگا۔ لڑکی کا آئیڈیا سب کو ہی پسند آیا تھا تو وہ جلدی سے اپنے کیمپ میں گئی تھی اور بیگ سے فٹ بال نکال کر باہر آ گئی۔ ہاشم سر، آپ میوزک چلا لیں اور بس اسے روک دیجیے گا، ایک لڑکی نے ہاشم سر سے کہا تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور جیب سے موبائل نکالا۔ کافی دیر وہ گیم چلتا رہا جس میں بال کبھی کسی لڑکی پر رکتی تو کبھی کسی اور پر۔ سب ہی کو عجیب و غریب ٹاسک دیے گئے، جیسے زبان سے ناک کو چھونا، بندر کی آواز نکالنا اور کتنی ہی بار اٹھک بیٹھک کرنا وغیرہ۔ ان سب میں ارشمان بس آن کو دیکھ رہا تھا جو کھلکھلاتے ہوئے ہر چیز کھیل کر انجوائے کر رہی تھی۔ تبھی بال آن کے ہاتھوں میں آئی تھی تو میوزک رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب لڑکیوں نے ہوٹنگ کی تھی۔ آپی، آپ کے لیے میں نے کب سے ایک ٹاسک سوچا ہے، ایک لڑکی نے پرجوشی سے کہا تھا تو آن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نا بھائی کے لیے ایک گانا سنائیں، لڑکی کی فرمائش پر سب نے اسبات میں سر ہلایا، جبکہ آن اضطراب میں آ گئی تھی۔ میں نے کبھی گانا نہیں گایا، نو 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 نو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ٹاسک پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آن نے انگلیاں چٹکاتے ہوئے ارشمان کو دیکھا، پھر اس کے ناراضگی یاد آنے پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ کچی ڈوریو 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 سے مینوں تو باندھ لے، پکی یاریوں یاریوں میں رہندے نہ فاصلے،
اے ناراضگی کاغذی ساری تیری، میرے سونیا سن لے میرے دل دیاں گلاں، کرانگے نال نال بہ کے، اکھاں نال اکھاں نوں ملا کے، دل دیاں گلاں۔ آن کے گانا ختم کرنے پر سب لڑکیوں نے تالیاں بجائی تھیں اور ایک نے تو شرارت سے 2 انگلیاں منہ میں رکھ کر سیٹی بجا دی، جس پر پروفیسر ہاشم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تبھی انتظامیہ کا ایک آدمی گھبرایا ہوا سا پروفیسر دانش کے پاس آیا اور انہیں کچھ بتانے لگا، جسے سن کر پروفیسر دانش بھی پریشان ہو گئے۔ سب لڑکیاں میری بات دھیان سے سنو، سب اپنے اپنے کیمپ میں جائیں اور اچھی طرح سے کیمپ کی زپ بند کر لیں، نہ ہی کوئی آواز کرنا اور نہ ہی لائٹ جلانا، اور جب تک ہم نہیں کہتے کوئی باہر نہیں آئے۔ پروفیسر کی پریشانی سے کہنے پر سب نے فکر مندی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لیکن سر ہوا کیا ہے؟ جو کہا ہے کرو۔ پروفیسر کے حکم پر سب لڑکیاں اٹھ کر چلی گئیں تو پروفیسر دانش آن اور اشمان کے پاس آئے تھے۔ آپ دونوں بھی اس ریڈ والے کیمپ میں چلے جائیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ اشمان نے پریشانی سے پوچھا۔ اس جنگل سے ایک جنگلی ریچھ تارے توڑ کر کیمپ ایریا میں آ گیا ہے، اسی لیے سب اپنے اپنے کیمپ میں خاموشی سے لائٹس بند کر کے رہیں جب تک انتظامیہ ریچھ کو پکڑ کر واپس نہیں چھوڑ آتی۔ آن سہم کر اشمان کے بازو سے چپک گئی اور اشمان نے بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے ساتھ اس کیمپ تک لے آیا۔ کیمپ کے اندر بس ایک ہی بستر تھا جو اشمان جیسے آدمی کے لیے چھوٹا ہی ہونا تھا۔ اشمان نے کیمپ کی زپ ٹھیک سے بند کی اور آن کی طرف دیکھا جو سہم کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مان، اب کیا ہوگا؟ خوف سے آن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اشمان اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر اسے بستر پر لٹا گیا اور اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا لیا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہونے دوں گا، اشمان نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ تبھی اس ایریا کی ساری لائٹس بند ہو گئی تھیں اور اب بس چاند ہی تھوڑی تھوڑی سی روشنی کر رہا تھا۔ مان، اگر وہ آ گیا تو؟ آن نے سہمی سی آواز میں پوچھا تھا۔ تو اسے مجھ سے گزر کر تم تک پہنچنا ہوگا، اشمان نے عام سے انداز میں کہا۔ آن کے اس خوف میں وہ پہلے جیسا مان بن چکا تھا۔ نہیں مان، آپ کو کھونے کی بجائے میں مرنا پسند کروں گی۔ اشمان کو آن کے آنسو اپنے سینے میں جذب ہوتے محسوس ہوئے۔ تبھی فضا میں ریچھ کی دہاڑ گونجی تھی تو آن مزید سہم کر اشمان کے اندر چھپ گئی۔ اشمان اس ریچھ کا ہیولا کیمپ کے باہر دیکھ سکتا تھا۔ مان، شش۔ اشمان نے اس کے کان میں سرگوشی کر کے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ وہ باہر ہی ہے نا؟ مان، وہ کیمپ کو پھاڑ کر اندر آ جائے گا۔ آن نے سرگوشی کی لیکن اشمان چاہتا تھا وہ خاموش رہے کیونکہ اس کی سرگوشی بھی اس ریچھ کو ہوشیار کر رہی تھی۔ مان، مجھے ڈر۔ اب کی بار اشمان نے اس کا سر اپنے سینے سے نکالا اور اسے خاموش کرانے کے لیے اس پر جھک گیا۔ اشمان کے ایسا کرتے ہی آن کی آواز تو کیا، اس کا سانس تک بند ہو گیا تھا۔ اشمان کی شرٹ کا کولر اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر آن خود پر اس اچانک حملے کے زیر اثر بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ دل ایسا تھا جیسے حلق سے اچھل کر باہر آ جائے گا۔ باہر سے آنے والی آوازوں سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ انتظامیہ ریچھ کو پکڑ کر لے جا چکی ہے۔ اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے آن نے اشمان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن اشمان کو اب ہوش ہی کہاں تھا۔ اچانک ہی اشمان نے اسے آزادی بخشی اور اس کی گردن پر جھک گیا۔ مان، آن نے سہم کر اسے پکارا۔ اشمان کی وہ منمانیاں اسے بری طرح سے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ مان پلیز۔ چپ آن، آواز نہ آئے تمہاری، ورنہ قسم کھاتا ہوں اس ریچھ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا تمہارے حق میں۔ اشمان بولنے سے زیادہ گررایا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رگڑتے ہوئے گستاخی کرنے لگا۔ آن بے بسی سے تکیے کو اپنی مٹھی میں دبوچتی آنکھیں زور سے میچ گئی تھیں۔ اشمان صاحب، پروفیسر دانش کی آواز پر اشمان ہوش میں آیا تھا اور اس نے اپنا چہرہ آن کی گردن سے نکالا۔ جی؟ اشمان نے کیمپ کے باہر سے آتی ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں آن کے چہرے کے رنگوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کو بتانا تھا کہ انتظامیہ نے ریچھ کو پکڑ لیا ہے۔ اب اگر آپ باہر آنا چاہیں تو بے فکر ہو کر آ سکتے ہیں۔ اشمان بس آن کو دیکھنے میں مصروف تھا جو ابھی بھی آنکھیں زور سے نیچے کپکپا رہی تھی۔ ہم تھک گئے ہیں سر، اب آرام کریں گے، آپ کا شکریہ۔ اشمان نے آن کے تھر تھراتے نازک لبوں کو
पुरतपिश निगाहों से देखते हुए कहा तो प्रोफेसर वहाँ से चला गया। आन ने अपनी पलकें उठाकर अर्शमान को देखा, जो आन को न जाने किन नज़रों से तकने में मसरूफ़ था। सो जाओ आन मलिक, वरना जो करते रुक गया, अब नहीं रुकूंगा। अर्शमान की धमकी करामत साबित हुई। आन ने फ़ौरन आंखें बंद करके सोने की कोशिश की थी। अर्शमान ने इसे अपने सीने से लगाया और हल्का सा मुस्कुरा दिया। बुज़दिल, इसने ज़ेहलब कहा और फिर खुद भी सुकून से आंखें मूंद कर सो गया। वो कुछ भी कर लेता, इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि अपने सुकून, अपनी आन के बगैर वो कुछ भी नहीं था। सीन चेंज। कनीज़ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी अपने हाथ आपस में मसल रही थी जब सुल्तान ने एक मुस्कुराती निगाह इस पर डाली थी। क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सुल्तान के सवाल पर कनीज़ ने इसे देखा। गाल फिर से गुलाल झलकाने लगे और इसने अपना सर फ़ौरा झुका लिया। नहीं नहीं, तो मैं कब घबरा रही हूँ? कनीज़ साफ मुकर गई। हालांकि सुबह से इसकी यही हालत थी। वो सुल्तान से निगाह तक नहीं मिला पा रही थी। अगर सुल्तान कोई बात भी पूछता तो घबराते हुए इसका जवाब दे देती। तुमने झूठ बोला नूरी, तुमने तो कहा था तुम झूठ नहीं बोलती। अब गुनाह होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा। सुल्तान की बात पर कनीज़ की आंखें बड़ी हो गई और वो बुरी तरह से डर चुकी थी। नहीं साईं जी, मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैं घबरा नहीं रही, मैं तो बस। कनीज़ को समझ नहीं आया कि क्या कहे, तो अपना सर झुका गई। सुल्तान ने इसे इज़्तिराब में देखकर गाड़ी साइड पर पार्क की और इसकी जानिब मुड़ा और इसके हाथ थाम लिए। बताओ मुझे, क्या बात है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सुल्तान ने मोहब्बत से पूछा। वो जानता था कि जो कुछ हुआ इसके बाद कनीज़ इससे शर्माएगी, लेकिन कनीज़ का इस कदर घबरा जाना इसे परेशान कर रहा था। साईं, वो कल आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कनीज़ ने इतनी मासूमियत से पूछा कि सुल्तान को बेसाख्ता टूट कर इस पर प्यार आया। वो क्यों भूल गया था कि इसकी जान आम लड़कियों जैसी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा मासूम थी। मैंने तो बस प्यार किया था मेरी जान, सुल्तान ने बोझल से लहजे में इसका गाल सहलाते हुए कहा। तो कनीज़ मज़ीद सहम कर इसे देखने लगी। ये कैसा प्यार हुआ? ऐसे प्यार कोई नहीं करता साईं। अच्छा, तो कैसे करते हैं? सुल्तान ने इसके चेहरे की घबराहट देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। अम्मा तो बस गले लगाती थी या गाल चूम लेती थी, ऐसे तो। इससे आगे कनीज़ से कुछ कहा नहीं गया और वह लहू छलकाता चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। इसकी इस हरकत पर सुल्तान का कहका गाड़ी में गूंजा था। मैं तुम्हारी अम्मा नहीं, मेरी जान शोहर हूँ मैं। मेरी मोहब्बत जताने का अंदाज सबसे अलग होगा। अचानक ही सुल्तान ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा तो कनीज़ सहम कर इसे देखने लगी। और तुम्हें मेरी हर मनमानी को सहना होगा। सुल्तान ने इसके होठों पर फोकस करते हुए हुक्म दिया तो कनीज़ ने हाँ में सर हिलाया। सुल्तान ने गहरा सांस लेकर इसे छोड़ा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम तो अपना जोगी बना लोगी मुझे, और फिर भी तुम्हें इल्म नहीं होगा कि तुमने क्या किया है। सुल्तान की बात पर कनीज़ ने नासमझी से इसे देखा। हम कहाँ जा रहे हैं? कनीज़ ने दिलचस्पी से पूछा। सुल्तान ने इसे बस इतना बताया था कि कहीं जाना है, लेकिन कहाँ जाना है ये इसने नहीं बताया था। गांव वापस? क्या सच में हम अम्माबी के पास वापस जा रहे हैं? कनीज़ की खुशी पर सुल्तान मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिलाया। मैंने अम्माबी को बड़ा याद किया है शहर, अब मैं फिर से इनके पास सोया करूँगी ना। कनीज़ की चालाकी समझकर सुल्तान ने इसे घूर कर देखा था। इतनी भी मासूम नहीं हो तुम। कनीज़ ने अपनी मुस्कान को छुपाने के लिए चेहरा झुका लिया और इसकी अदा पर हंसता हुआ सुल्तान अपने ध्यान में गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो बस जल्द अज जल्द हवेली पहुंचकर सबको अपने और कनीज़ के रिश्ते के बारे में बताना चाहता था। वो जानता था कि इसकी माँ इससे नाराज़ होगी, लेकिन इसने सोच लिया था कि वो कुछ भी करके इन्हें मना लेगा। हवेली के बाहर गाड़ी रुकते ही कनीज़ जल्दी से गाड़ी से निकलकर अम्माबी के कमरे की जानिब चली गई और सुल्तान भी मुस्कुराता हुआ इसके पीछे आया। दरवाजे में खड़े होकर वो अपनी बीवी को अम्माबी के गले लगा देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों के बाद इनसे मिली हो। फरहीन बेगम के ख्याल पर सुल्तान दरवाजे से हटा और इनके कमरे की जानिब चल दिया, लेकिन अनाबिया को इनके कमरे से बाहर निकलता देख इसके कदम रुक गए। अरे, आप वापस आ गए सुल्तान? अनाबिया ने एक अदा से पूछा। अम्मी कहाँ हैं? वो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने दवाई देकर सुला दिया। इस बात पर सुल्तान का दिल बुरी तरह से धड़का था। क्या हुआ अम्मी को?
बस ज़रा सा बीपी शूट कर गया था, इसी वजह से सर दर्द हो रहा था। आपने मिलना है तो जगा दूँ इन्हें? सुल्तान ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, मैं इनसे बाद में मिल लूँगा, अभी इन्हें आराम करने दो। इतना कहकर सुल्तान अपने कमरे में आ गया। अब वो ज़रा सा परेशान हुआ था कि फ़रहीन बेगम की तबीयत पहले ही ख़राब थी, ऐसे में वो इनसे इतनी बड़ी बात कैसे कहता। लेकिन फिर भी सुल्तान ने सोच लिया था कि अब वो कनीज़ का सच अपनी माँ को बताकर ही रहेगा। सीन चेंज। लीज़ा सोकर उठी तो इसकी नज़र रूप पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए इसे देख रही थी। लीज़ा ने इससे नज़रें हटाकर एक नज़र क्लॉक को देखा, जहाँ दिन का 1 बज रहा था। इसे समझ नहीं आया था कि वो 2 दिन से इतना क्यों सो रही थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? लीज़ा ने एक पल को आंखें बंद की। 2 दिन हो गए थे इसे धूप में खड़े होने की वजह से सनबर्न और सन स्ट्रोक हुए। चाहे अब इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन जो बात लीज़ा को तकलीफ़ दे रही थी वो ये थी कि इन 2 दिनों में एक बार भी अज़म इसका हाल तक पूछने नहीं आया था। वो जिसने लीज़ा की ये हालत की, इसे इतना सा भी ख़याल नहीं था कि एक बार इसे देख ही लेता। न जाने क्यों अज़म के इस रवैये ने लीज़ा को इसकी सोच से ज़्यादा तकलीफ़ दी थी। ज़िंदा हूँ, लीज़ा ने रूखे से अंदाज़ में कहा और उठकर बैठ गई। पता नहीं क्यों इसका दिल कर रहा था हर चीज़ को तहस-नहस कर दे। नहीं जी, अब आप ठीक हैं। देखिए, जिल्द की रेडनेस भी चली गई है और अब कोई और मसला भी नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं, रूप ने मुस्कुराते हुए कहा। और लीज़ा ने गहरा सांस लेकर अपने बाल लपेटते हुए इनका एक जोड़ा बनाया था। वैसे एक बात कहूँ? लीज़ा ने आम से अंदाज में कहा। आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको चौधरी जी जैसे ख्याल रखने वाले शौहर मिले हैं। लीज़ा ने हैरत से रूप को देखा, फिर इसके होठों पर एक ख़याल मुस्कान आई। अगर तुम्हारी नज़र में ये अच्छा शौहर है तो बुरा शौहर क्या होगा? रूप ने हैरत से लीज़ा को देखा। इसे मेरी ज़रा सी भी परवाह है क्या? मैंने इससे कहा भी था कि धूप में रहकर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसने फिर भी मुझे नहीं जाने दिया। जानती हो, अगर ज़्यादा देर इस धूप में रहती तो मर भी सकती थी मैं, लेकिन इस अच्छे शौहर को इससे क्या फ़र्क पड़ता? लीज़ा ने इंतहाई गुस्से से कहा, जबकि आंखें गुस्से और ज़ब्त से नम हो चुकी थीं। और तो और, अगर मेरी तबीयत इसकी वजह से ख़राब हो गई है तो बजाय इसके कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, मुझसे माफ़ी मांगे, इसने तो एक मर्तबा भी देखना तक गवारा नहीं किया। अब भी वो तुम्हारी नज़र में अच्छा शौहर है? लीज़ा ने एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ रूप को देखा, जो हक्की बक्की सी इसे देख रही थी। वो अच्छा शौहर नहीं है रूप, वो एक अनापरस्त और इंतहाई लापरवाह शौहर है, और मुझे इसके पास नहीं रहना। इतना कहकर लीज़ा बेड से उठी और वॉशरूम की जानिब जाने लगी। आप कितना गलत सोच रही हैं ना चौधरी जी के बारे में। अगर आपको सच बता दूं तो आपको अपने कहे अल्फाज पर बहुत दुख होगा। रूप की आवाज़ पर लीज़ा ने पलटकर इसे देखा। ओह अच्छा, बताओ मुझे सच। लीज़ा ने सीने पर हाथ बांध कर कहा तो रूप ने गहरा सांस लिया। पिछली 2 रातों से मुसलसल वो आपके साथ रहे हैं। आपको इसीलिए नहीं पता क्योंकि आपको खाने के बाद जो दवाई दी जाती है वो आपको रिलैक्स करने के लिए है, और आप इसे खाकर गहरी नींद सो जाती हैं। रूप की बात पर लीज़ा ने आंखें छोटी करके इसे देखा। ये 2 रातें इन्होंने मुसलसल जाग कर आपके साथ गुजारी हैं। इस रात भी वो सारी रात आपका ख्याल रखते रहे। कभी आपको ठंडे पानी की पट्टियाँ करते तो कभी आपकी जली हुई जिल्द पर एलोवेरा जेल लगाते। लीज़ा अब बेयकीनी से रूप को देख रही थी। अगर दिन की बात करें तो जानती हैं वो कहाँ होते हैं? रूप एक पल को रुकी थी और आंखें उठाकर लीज़ा को देखा था। सारा सारा दिन अपना हर काम तपती धूप में खड़े होकर करते हैं ताकि इस तकलीफ़ से ख़ुद को दो चार कर सकें जिससे आप इनकी वजह से गुजरी। लीज़ा को लगा रूप की बात पर इसकी सांसें थम गई हों। आपको यकीन नहीं ना? तो आएँ, मेरे साथ आएँ। रूप ने लीज़ा का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ खींचते हुए हवेली की पिछली जानिब ले आई थी। एक खिड़की के पास आकर रूप ने लीज़ा को सामने किया था। देखिए बाहर, आज इनका काम घर पर ही करने वाला था तो सुबह से वहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। लीज़ा ने हैरत से फटी आंखों से अज़म की हालत को देखा, जो धूप में बैठा कुछ कागजात देख रहा था, जबकि कमीज़ पसीने से भीग चुकी थी। लेकिन फिर भी वो धूप में ऐसे बैठा था जैसे जून की गर्मी की बजाय दिसंबर का मौसम हो और वो शौक से धूप सेक रहा हो। लापरवाह वो नहीं चौधरायन जी, लापरवाह तो आप हैं।
जिन्हें इनकी ये उल्फत नज़र ही नहीं आती। इतना कहकर रूप वहाँ से चली गई और लीज़ा हक्की बक्की सी वहाँ खड़ी अज़म को देखती जा रही थी, जो अभी भी धूप में बैठा था, जबकि गुलाम इसकी हालत से परेशान होता। कभी इसे पानी दे रहा था तो कभी इसके सामने खड़े होकर इसे छांव देने की कोशिश करता, लेकिन अज़म इसे सामने से पीछे कर देता जैसे धूप इसके लिए खुराक हो। लीज़ा बोझल कदमों से कमरे में वापस आ गई। दिल बहुत बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। दिल कर रहा था कि फ़ौरा इसके पास जाए और इसे वहाँ से उठा दे, लेकिन फिर इसकी अना आड़े आ जाती, जो लीज़ा को भड़का रही थी कि लीज़ा को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसने तो लीज़ा को यहाँ कैद कर रखा है। शाम होने तक अपने कमरे में बैठी लीज़ा इसी कश्मकश से दो चार रही थी, लेकिन फिर इसका दिल इसकी अना को हराने पर मजबूर कर गया। सीन चेंज। आप ही हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, सच में आप बहुत अच्छी हैं। बस इनके होटल के बाहर रुकी थी जब सब लड़कियों से मिलती आन को एक लड़की ने कहा, तो आन ने नम आंखों से इसकी जानिब देखा था। मुझे भी आप सब बहुत याद आओगी, मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा, आन ने सब लड़कियों की जानिब देखते हुए कहा, और अर्शमान ने गहरा सांस लेकर इसका हाथ पकड़ा और इसे बस से बाहर ले आया। होटल में वापस आकर अर्शमान की नज़र आन की आंखों में मौजूद आंसुओं पर पड़ी, तो अर्शमान हैरत से इसे देखने लगा। तुम रो क्यों रही हो? आन ने नम पलकें उठाकर इसे देखा और फ़ौरा अपने आंसू पोंछ दिए थे। जानबूझ के नहीं रो रही, बस इनसे दूर होते हुए आंखों में आंसू आ गए। अर्शमान ने सर्द आह भरकर इसे देखा था। इसकी आन ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों पर अफसरदा हो जाने वाली। वो तो ये नहीं जानता था कि ये लड़की रो रो कर मरे बगैर डॉक्टर कैसे बन गई। वापस छोड़ आऊँ तुम्हें इनके पास? शौक़ पूरा कर लो, बल्कि वापस ही मत आना मेरे पास, इन्हीं के साथ चली जाना। आन ने हैरत से अर्शमान की जानिब देखा था। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अपनी आंखों से रो रही हूँ, आपकी नहीं, आन ने गुस्से से कहा और बाहर मौजूद बालकनी में आ गई। कुछ देर बाद इसे एहसास हुआ कि अर्शमान इसके पीछे खड़ा है। रोना बंद करो आन। क्यों, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मान मेरे आंसुओं से? अब तो आपको मुझे रोते हुए देखकर ही सुकून मिलता है, आन ने बेरुखी से कहा और वहाँ से जाने लगी जब अर्शमान ने इसकी कोहनी पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे आंसुओं से, तुमसे। अर्शमान ने अंगारा होती आंखों से इसे देखा था। अगर फ़र्क पड़ता तो मेरी गलती भूल कर मुझे माफ़ कर देते। ये कैसी मोहब्बत हुई अर्शमान कि मेरे कहे चंद लफ्ज़ों से ख़त्म हो गई? जानती हूँ मैं गलती पर थी, जानती हूँ मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा मेरे गुनाह से ज़्यादा है मान, आन ने बहती आंखों से कहा, तो अर्शमान की पकड़ इसके बाजुओं पर मजबूत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको कैसे मनाऊं मैं, मान मैं थक चुकी हूँ बुरी तरह से, आन ने भीगी पलकों से कहा, तो अर्शमान जब से आंखें मूंद गया। मत मनाओ मुझे आन, मत हलकान करो अपनी नाजुक जान को, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं नहीं मानने वाला। इतना कहकर अर्शमान वहाँ से चला गया और आन कितनी ही देर बालकनी में खड़ी आंसू बहाती रही। फिर कुछ याद आने पर इसने आंसू पोंछे और कमरे में वापस आकर अपना बैग खोला। ढूंढने पर इसकी निगाह अपनी मैक्सी पर पड़ी, जो अर्शमान ने इसे वलीमे के लिए दिलवाई थी। वो खुद नहीं जानती थी कि इसने इस मैक्सी को साथ क्यों रखा था, लेकिन इसने अब सोच लिया था वो अपने महबूब को मनाने की एक और कोशिश करने वाली थी। सीन चेंज। आज़म अब बस कर दे यार, उठ जा यहाँ से, अब तो शाम होने को है, गुलाम ने फिक्रमंदी से कहा। डूबते सूरज की तपिश काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन अज़म को यूं पसीने से शराबोर देखकर गुलाम काफ़ी परेशान हो रहा था। परेशान क्यों होता है गुलामे, कुछ नहीं होगा मुझे, देख ना तू मेरी जल्द जली, और ना ही मैं बेहोश हो रहा हूँ। कमबख्त, इस धूप की इतनी आदत है मुझे कि सारे दिन में भी ये मेरा वो हाल नहीं कर पा रही जो इसने पल भर में मेरी नाजुक सी विलायती चूज़ी का किया। अज़म ने गहरा सांस लेते हुए कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अज़म अब तू बस कर दे, नहीं पता था तुझे, हो गई तुझसे गलती, अब क्या खुद को बीमार करके ही मानेगा? अब मेरी बात सुने बगैर जा कहाँ रहा है? गुलाम ने अज़म को जाते देखा तो गुस्से से पूछने लगा, नहाने। ये पसीने की बदबू तेरी भाभी के पास लेकर गया ना तो फिर से बेहोश हो जाएगी, अज़म शरारत से कहकर वहाँ से चला गया और गुलाम गहरी सांस लेकर रह गया। इसका दोस्त वाकई में सनकी था। नहाने के बाद अज़म हॉल में आया और सोफ़े पर बैठकर अपना माथा सहलाने लगा। ये 2 दिन बहुत थोड़ी नींद लेने की वजह से इसका सर बुरी तरह से घूम रहा था।
अचानक ही दो गोरे हाथों ने लाल शरबत का ग्लास इसके सामने किया तो अज़म ने हैरत से निगाह उठाकर देखा। लेकिन जब इसकी आंखें शहद रंग की दो आंखों से टकराई तो अज़म की हैरत में मज़ीद इजाफा हो गया। जूस। लीज़ा ने ग्लास की जानिब इशारा किया तो अज़म ने शरबत का ग्लास पकड़कर होठों से लगा लिया। लीज़ा ने पास खड़ी मुलाज़मा से एक प्लेट और पानी का जग पकड़कर मेज़ पर रखा और मुलाज़मा को जाने का इशारा किया। ये सब क्या है विलायती चूज़ी? अज़म ने हैरत से अपने सामने पड़ी प्लेट को देखा था और पूछा, जो कि दूसरी प्लेट से ढकी हुई थी। चौधरायन जी ने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है चौधरी जी, और वो चाहती हैं कि अब आप फिर से धूप में मत रहा करें। इन्होंने आपको माफ़ किया। जवाब रूप की जानिब से आया तो अज़म ने हैरत से लीज़ा को देखा, जो इस वक्त हल्के गुलाबी रंग के सादा से जोड़े में एक दमकता हुआ गुलाब लग रही थी। क्या सच में? अज़म का सवाल रूप ने इंग्लिश में दोहराया तो लीज़ा ने हाँ में सर हिलाया और सामने पड़ी प्लेट पर से दूसरी प्लेट हटाकर इसे अज़म के सामने किया। अज़म ने हैरत से प्लेट में मौजूद इन सेवइयों के साथ फ्राई हुए चिकन को देखा था। ये क्या बनाया है मेरी चौधरायन ने? अज़म ने कांटा पकड़कर इन सेवइयों को कांटों में उठाते हुए पूछा था। ये स्पैगेटी है चौधरी जी। चौधरायन जी ने पूरा घंटा लगाकर आपके लिए बनाई है। आपको पता है? आपका शुक्रिया उस्तानी जी, लेकिन अब आप यहाँ से जाएं। मैं अपनी बीवी के साथ अकेले रहना चाहूँगा। अज़म ने कहा तो रूप से था, लेकिन नज़रें मुसलसल लीज़ा पर थी। लेकिन मेरे बगैर आप दोनों एक दूसरे की बातें समझेंगे कैसे? रूप के सवाल पर अज़म के होठों पर मुस्कुराहट आई, दिल से। अज़म के जवाब पर रूप ने गहरा सांस लिया और वहाँ से चली गई। इसके जाने के बाद वो दोनों वहाँ बिल्कुल तन्हा थे। अज़म ने कांटा पकड़कर स्पैगेटी को उठाकर खाना चाहा, लेकिन सारी स्पैगेटी कांटे में से गिर गई। अज़म 3-4 बार भी कोशिश करने पर कामयाब नहीं हुआ तो लीज़ा ने इससे कांटा पकड़ा और स्पैगेटी को अच्छी तरह से कांटे के गिर्द लपेटकर अज़म के होठों तक ले गई। अज़म ने इसे अपने मुंह में लिया और मुंह बनाकर अपने हाथ से मुंह को हवा देने लगा। ये देखकर लीज़ा परेशान हुई। टू हॉट? लीज़ा ने पूछा और फिर स्पैगेटी को कांटे के गिर्द लपेटने के बाद 2-3 बार फूंक मारी और अज़म के होठों के पास किया। ये देखकर अज़म मुस्कुराया और स्पैगेटी अपने मुंह में ले ली। अब हर बार लीज़ा फूंक मार मार कर इसे खिला रही थी और अज़म बस इसे देखने में मसरूफ़ था। इज़ इट गुड? लीज़ा ने प्लेट की जानिब इशारा करते हुए पूछा तो अज़म इसकी बात का मतलब समझकर मुस्कुरा दिया। तारीफ पर लीज़ा के रुखसार गुलाबी हुए और वो सर झुकाकर फिर से वो स्पैगेटी अज़म को खिलाने लगी। वैसे विलायती चूज़ी, मुझे सारी ज़िंदगी ये सेवइयाँ ही खिलाओगे क्या? हट्टा कट्टा सा गबरू जवान शोहर है तुम्हारा, इसका इनसे क्या बनेगा? अब तुम्हारी तरह चिड़िया जितना तो खाता नहीं मैं, इसीलिए बेहतर है कि देसी घी के पराठे बनाना सीख लो तुम। अज़म ने शरारत से कहते हुए लीज़ा की आगे बढ़ाई हुई स्पैगेटी को मुंह में लिया था। वैसे इतना दिल करता है मेरा कि तुम मुझसे बातें करो, लेकिन फिर सोचता हूँ कि ऐसे ही ठीक नहीं। मैं तुम्हें कुछ भी कह लूँ, ना तुम समझती हो, ना ही मुझे कुछ कहती हो। अज़म इससे बातें कर रहा था और लीज़ा खामोशी से इसे खिला रही थी। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि जिस रात तुम बीमार हुई थी, मैं पूरा घंटा तुम्हें अपनी बाहों में लिए ठंडे पानी के नीचे खड़ा रहा था और तुम्हारा वो भीगा भीगा सा वजूद मुझे बहुत कुछ करने पर उकसा रहा था। अज़म ने पुरतपिश निगाहों से लीज़ा को देखते हुए कहा, जो अपने पूरे ध्यान से इसे खिला रही थी। और फिर वापस कमरे में आकर तुम्हारे भीगे कपड़े भी मैंने तब्दील करवाए थे, लेकिन कसम खाता हूँ लाइट बंद कर दी थी, वरना तुम्हारी मुंह में वजूद देखकर खुद ही बहक जाता तो मज़ीद जान मुश्किल में आनी थी तुम्हारी। अज़म का ये बात कहने का अंदाज़ ऐसा था कि इसके अल्फाज को समझे बगैर लीज़ा काँप कर रह गई। अब देखो ना, तुम मेरी बात नहीं समझी तो कितने आराम से सब सुन लिया। अगर समझ लेती तो यही प्लेट मेरे सर पर मार कर मुझे मार देती। अज़म ये कहकर हंसा था तो लीज़ा ने आखिरी निवाला भी इसके मुंह में डाला और कांटा खाली प्लेट में रख दिया। सॉरी मेरी विलायती चूज़ी, तुम्हारी बात ना मानने के लिए सॉरी, तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए सॉरी। लीज़ा को इसकी बात में सिर्फ विलायती चूज़ी और सॉरी लफ्ज़ समझ आया था, तो वो समझ गई थी कि अज़म माफ़ी मांग रहा है। इसने अज़म के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े और उठाकर अज़म के कानों पर रख दिए। नाउ से सॉरी। लीज़ा की फरमाइश समझकर अज़म के होठों पर जानदार मुस्कुराहट आई। सॉरी।
इट्स ओके, लीज़ा ने मुस्कुराकर कहा और इसके हाथ कानों से हटा दिए। फिर इसने अज़म का हाथ देखा जो धूप में रहने की वजह से सांवला हो चुका था। तुम्हारी स्किन पर टैन आ गया है धूप में रहकर। लीज़ा की बात पर अज़म के माथे पर बल आए थे, तो लीज़ा ने इसके हाथ की पुष्ट पर अपना हाथ रखा और उंगली से इसके रंग की जानिब इशारा करके अपने सफ़ेद हाथ पर उंगली रखी, तो अज़म इसकी बात समझता हुआ कहका लगाकर हंस दिया। फिक्र मत करो, तुम हो ना इतनी गोरी, हमारे बच्चे तुम पर ही जाएंगे, गोरे चिट्टे। अज़म ने आंख दबाकर कहा और फिर सामने पड़ी खाली प्लेट को देखा था। अच्छा विलायती चूज़ी, मीठे में क्या बनाया है? पहले ही थोड़ी सी सेवइयाँ खिलाई हैं, बस अब मीठे में भी कुछ बनाया है या नहीं? अज़म के सवाल पर लीज़ा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। क्या कहते थे यार मीठे को? स्वीट, हाँ, स्वीटवेयर। अज़म की इंग्लिश पर लीज़ा हल्का सा हंसी थी। सॉरी, आई डिडंट मेक एनीथिंग स्वीट। अज़म के चेहरे पर उलझन देखकर लीज़ा ने अपने हाथ के अंगूठे उठाए थे। नो स्वीट, इसने अंगूठे घुमाते हुए कहा था। है ना स्वीट? अब तुमने कुछ बनाया नहीं मीठे में, तो मजबूरा मुझे इसी मीठे पर गुजारा करना पड़ेगा। अज़म ने लीज़ा के गुलाबी लबों पर फोकस करते हुए कहा। से पहले कि लीज़ा इसकी बात का मतलब समझती, अज़म ने इसे गर्दन के पीछे से पकड़कर अपने करीब किया और एक जानलेवा गुस्ताखी की कि लीज़ा इसकी गिरफ्त में फड़फड़ाकर रह गई। अज़म के छोड़ने पर लीज़ा ने हैरत से इसे देखा, जो अभी भी इसके होठों को ऐसे देख रहा था जैसे वो सबसे लजीज शराब हो और अज़म एक शराबी। वेरी स्वीट। अज़म की गंभीर आवाज़ पर लीज़ा काँप कर रह गई। तुम्हें सारी ज़िंदगी मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं विलायती चूज़ी। खाने के बाद अब बस इसी मीठे की तलब होगी मुझे। अज़म ने इसका निचला लब अपने अंगूठे से सहलाकर कहा, तो लीज़ा आंखें मींच कर कँपकँपाने लगी। शहद की मिठास अपनी जगह साकी, लेकिन हाय मेरे महबूब के ये होठ। इससे पहले कि अज़म फिर से इन होठों पर झुकता, लीज़ा ने इसे धक्का देकर खुद से दूर किया और भागकर अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके लीज़ा इसके साथ लगी गहरी सांस भरने लगी। इस शख्स की बेबाकियां सहना कहाँ आसान था। वो बोल्ड सी लड़की भी इसके सामने शर्म से पानी पानी हो जाती थी। सीन चेंज। फरहीन बेगम ने खाना अपने कमरे में ही खाया था और इस बात का इल्म जब सुल्तान को हुआ तो वो सीधा इनके कमरे में ही आ गया। सुल्तान को देखकर फरहीन बेगम ने बेचैनी से इसे अपने पास बुलाया। क्या हो गया अम्मी, तबीयत क्यों ख़राब है आपकी? सुल्तान ने इनके पास बैठते हुए इनके हाथ थामते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ कहना चाहती थी मुझसे? फरहीन बेगम ने इस बात में सर हिलाया। बेटा, अम्मा भी वो तुम्हें आसमान की तरह मुझसे छीनना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि तुम भी मुझसे दूर हो जाओ और मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है अम्मी, और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। आपको आपके बेटे से कोई दूर नहीं कर सकता। जानती हूँ बेटा, तुम तो मेरा मान हो, इसीलिए मैंने एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कैसा फ़ैसला? मैं अगले महीने तुम्हारी और अनाबिया की शादी करना चाहती हूँ। फरहीन बेगम ने अपने अल्फाज के बम सुल्तान पर गिराए और वो सकते के आलम में वहाँ बैठा था। इसकी आंखों के सामने बस इसकी नूरी का मासूम चेहरा घूम रहा था, इसकी मुस्कान, इसकी खुशी। मैं जानती हूँ कि तुम अभी इंतज़ार करना चाहते थे, लेकिन मैं तुम दोनों की शादी करके ये साबित कर दूंगी कि मेरे बेटे के लिए सबसे अहम इसकी माँ की खुशी है ना सुल्तान? फरहीन बेगम ने इसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा, तो सुल्तान ने इनके चेहरे पर इस उम्मीद को मुर्दा आंखों से देखा था। वो जानता था कि इनकार करके वो अपनी माँ को दुखी कर देगा, लेकिन अब इसे अपने शोहर होने का फ़र्ज़ पूरा करना था। अम्मी, मैं अनाबिया से शादी नहीं करना चाहता। फरहीन बेगम ने फ़ौरा अपने हाथ सुल्तान के हाथ पर से हटाए और सकते के आलम में इसे देखने लगी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ अम्मी, और मैं इससे शादी कर। अम्मी, फरहीन बेगम को अपना चकराता हुआ सर थामते देखकर सुल्तान परेशानी से इनकी जानिब बढ़ा, लेकिन फरहीन बेगम ने इसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। निकले ना तुम भी अपने भाई जैसे। तुम्हें भी मेरे से कोई सरोकार नहीं, मेरी ख्वाहिश से कोई वास्ता नहीं। बस अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी प्यारी है तुम्हें। फरहीन बेगम रोते हुए चिल्लाई और सुल्तान अपना सबसे डरावना ख्वाब सच होता हुआ देखकर बेचैन हुआ। आज वो अपनी जन्नत की आंखों में आंसुओं का बास बना था। अम्मी, एक बार मेरी बात तो सुन लें। क्या सुनूं मैं? सुन तो लिया कि तुम्हें नहीं करनी अनाबिया से शादी,
तुम्हें मेरी खुशी, मेरी चाहत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ठीक है सुल्तान मलिक, रहो अपनी खुशी में खुश और दुआ करो कि तुम्हारी माँ मर जाए, अपनी बहन को इसकी बेटी वापस भेजने से पहले मर जाए वो। दुआ करो मैं मर जाऊं, मैं और तुम दोनों खुश रहो। फरहीन बेगम रोते हुए चिल्ला रही थी और सुल्तान बेचैनी से इन्हें देख रहा था। हाँ मर जाऊं मैं मर जाऊं, फरहीन बेगम ने कमज़ोर से अंदाज में कहा और बेहोश होकर बेड पर गिर गई। इन्हें इस हालत में देखकर सुल्तान का दिल बंद हुआ था। अम्मी, सुल्तान ने इनको अपनी बाहों में लिया, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पर बेहवास देखकर सुल्तान बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ था। सुल्तान परेशानी के आलम में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा था। डॉक्टर इसे बताकर गए थे कि फरहीन बेगम की तबीयत अब बेहतर थी। इनका बीपी ज़्यादा शूट होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अब इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी। लेकिन डॉक्टर्स ने ये ताकीद भी की थी कि इनको किसी भी तरह के डिप्रेशन से बचाया जाए, वरना इनके दिमाग के लिए एक और झटका ख़तरनाक साबित हो सकता है। सुल्तान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक तरफ इसकी माँ की ज़िंदगी थी, तो दूसरी जानिब कनीज़ और सुल्तान दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहता था। मोबाइल बजने की आवाज़ पर सुल्तान ने मुर्दा हालत में जेब से मोबाइल निकालकर कान से लगाया। सुल्तान बेटा, अब कैसी तबीयत है फरहीन की? अगर कोई ज़्यादा मसला है तो मैं अस्पताल आ जाऊँ? अम्मा बी की परेशान सी आवाज़ सुल्तान के कानों में गूंजी। आप परेशान मत हो अम्मा बी, अम्मी पहले से बेहतर हैं, बस दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही हैं। जैसे ही उठेंगी मैं आपकी बात करवा दूंगा इनसे। सुल्तान ने अपना माथा सहलाते हुए कहा। इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी बेटा, बस तुम परेशान मत हो। अगर तुम कहो तो मैं आयुष्मान को वापस बुला लूँ? नहीं, आप इन्हें परेशान मत करें, मैं संभाल लूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम बेहतर समझो, अम्मा बी ने मोहब्बत से कहा और फिर खामोश हो गई। अम्मा बी, जी बेटा। सुल्तान के पुकारने पर अम्मा बी ने मोहब्बत से पूछा, वो कैसी है? मेरी नूरी कैसी है? सुल्तान चाह कर भी इसे मेरी नूरी अपनी ज़ुबान से नहीं कह पाया था। कनीज़ का पूछ रहे हो बेटा? फ़िक्र मत करो, माशाअल्लाह ठीक है, वो बस तुम्हारा पूछ रही थी। सुल्तान ज़ब्त से आंखें मूंद गया। इसकी सारी हिम्मत ख़त्म होती जा रही थी। इसका ख्याल रखिएगा अम्मा बी, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। इतना कहकर सुल्तान ने फ़ोन बंद कर दिया और अपना सर हाथों में थाम गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि ज़िंदगी ने इसे अभी किन इम्तहानों से दो चार करना था। इन्हें होश आ गया है सुल्तान साहब। डॉक्टर की आवाज़ पर सुल्तान बेचैनी से उठकर वार्ड की जानिब गया था। अम्मी, सुल्तान। सुल्तान इनके पास आया और इनका हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया, लेकिन फरहीन बेगम ने अपना हाथ बेरुखी से खींच लिया। चले जाओ यहाँ से सुल्तान मलिक, मुझे चैन से मरने दो। फरहीन बेगम की आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, बेरुखी थी, और अपनी माँ की ये बेरुखी सुल्तान का दिल चीर कर रख गई थी। अम्मी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुने। क्या सुनूं मैं? कुछ सुनने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है तुमने मुझे? फरहीन बेगम ने रोते हुए कहा था। बल्कि तुम बताओ मुझे सुल्तान मलिक, कि क्या जवाब दूंगी मैं अपनी इस बहन को जिससे इसकी छोटी सी बेटी को अपनी बेटी बनाकर लिया था मैंने। फरहीन बेगम ने रोते हुए कहा और सुल्तान बस सर झुकाए इनकी बात सुन रहा था। और मैं क्या जवाब दूंगा अपनी नूरी को अम्मी, जिसे अपने निकाह में लेकर यहाँ लाया? क्या कहूँगा इससे कि तुम्हारा शोहर इतना कमज़ोर है कि अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा सका? सुल्तान चाह कर भी ये बात इन्हें नहीं कह पाया था। ऐसा करके वो अपनी माँ को मज़ीद दुखी कर देता। क्या मुस्तकबिल होगा अनाबिया का, जिसने सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम से मुंसलिक होकर गुजार दी? कौन थामेगा इसका हाथ? बल्कि जब तुम इससे मंगनी तोड़ोगे, वो बेचारी तो शायद खुदकुशी ही कर ले। फरहीन बेगम अपनी बातों से सुल्तान का कर बढ़ाती जा रही थी। और अगर मैंने अपनी नूरी को छोड़ दिया तो इसे तो खुदकुशी भी नहीं करनी पड़ेगी अम्मी, वो वैसे ही मर जाएगी। सुल्तान ने कर्ब से अपनी आंखें मूंदते हुए सोचा। और ये सब देखने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। हाँ सुल्तान मलिक, मुझे मरने दो। सुल्तान ने तड़प के अपनी माँ को देखा था। अम्मी प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लें। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरी, मुझे तुम्हारी कोई वजाहत नहीं चाहिए। मेरी तरफ से जो मर्ज़ी करो, तुम बस इतना एहसान करना कि इसे इस घर में लाने से पहले मेरा जनाजा उठने का इंतज़ार कर लेना। अम्मी, एक बात हमेशा याद रखना सुल्तान मलिक, तुम्हें दुनिया में औरतें तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन माँ एक ही मिलती है, और इस माँ का दिल दुखाकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे।
فرین نے روتے ہوئے کہا اور سلطان انہیں کرب سے دیکھتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سین چینج۔ اشمان کھانا لے کر ہوٹل واپس آیا تو کمرے میں گھپ اندھیرا دیکھ کر حیران ہوا، لیکن لائٹ جلانے پر جب اس کی نظر بیڈ کے پاس کھڑی آن پر گئی تو دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس کی دلائی ہلکے جامنی رنگ کی میکسی میں، کھلے بالوں اور مناسب سا میک اپ کے ساتھ سجی وہ اس کے خوابوں کی شہزادی ہی تو لگ رہی تھی۔ آج اشمان کو اپنا بچپن کا ہر خواب پورا ہوتا نظر آیا تو وہ خواب کسی کیفیت میں چلتا اس کے پاس آیا۔ اشمان کو پاس آتا دیکھ آن نظر جھکا گئی، جبکہ اشمان کی نظر اس کی گلابی لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بہت مشکل سے اشمان نے اپنے بہکتے جذبات کو اپنے لہجے میں بہت مشکل سے اشمان نے اپنے بہکے جذبات کو اپنے لہجے میں جھلکنے سے روکا تھا۔ جواب میں آن نے خاموشی سے اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دیں مان، آپ کی محبت پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے معاف کر دیں، اس کی توہین کے لیے معاف کر دیں، پلیز۔ اب آپ کی آن تھک چکی ہے مان، مزید آپ کی ناراضگی سے نہیں لڑ پائے گی۔ آن نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو اشمان خواب کسی کیفیت میں اس کے قریب ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تھک تو میں بھی چکا ہوں آن، تمہیں اس کرب کا اندازہ ہی نہیں جس سے تمہارا مان گزرتا آیا ہے۔ آن نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تو ختم کر دینا یہ کرب مان، آزاد کر دیں اب ہم دونوں کو اس تکلیف سے۔ میں خوش رہنا چاہتی ہوں مان، ان آنسوؤں سے اکتا گئی ہوں۔ کیا آپ مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتے جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا؟ آن کے سوال پر اشمان اپنی آنکھیں موند گیا۔ پلیز مان، اب بس کر دیں، نہیں رہنا چاہتی آپ سے دور۔ آن نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تو اشمان کے ہاتھ خود بخود اس کی کمر کے گرد لپٹ گئے۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں وہاں کھڑے رہے تھے۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا مان؟ آن نے سر اٹھا کر بہت امید سے پوچھا تو اشمان بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا وہ سجا سورا سا روپ اسے بہکا رہا تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی اس کی چاہت تھی اور اب وہ چاہت ملکیت بنی اس کی آغوش میں کھڑی اسے بہت کچھ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ اشمان آخرکار خود سے لڑتی جنگ ہارا تھا۔ آن کو اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ اس پر جھکا اور اس کی سانسوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ آن نے گھبرا کر اس کی شرٹ کا کالر دبوچا اور مزید مزاحمت کر کے اشمان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اشمان کی وہ شدت اور جنون آن کا سانس روک رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ اشمان کی بے چینی کو مزید بڑھا رہا تھا اور آن کی جان مزید مشکل میں آ رہی تھی۔ اچانک ہی اشمان نے آن کو خود سے دور دھکیل کر بیڈ پر پھینکا تو آن حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ چہرے پر اس کے کرب کا گلال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ مان، بس بہت ہو گیا آن ملک، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ان چیپ حرکتوں سے بہکا لوگی تم مجھے؟ ہاں، مجھے جھکنے پر مجبور کر لوگی؟ نہیں آن ملک، میں تمہاری ان گھٹیا کوششوں سے زیر ہونے والا نہیں۔ اشمان کے الفاظ آن کے دل کو بہت بری طرح سے چھلنی کر گئے تھے۔ گھٹیا حرکتیں؟ مان، میں اپنے محرم کے لیے سجی ہوں، کسی غیر کے لیے نہیں، اور آپ مجھے ایسے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کس کے لیے سجی، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ تمہارے سجنے کا کیا مقصد ہے، اور اگر تم اتنی ہی بے چین ہو اس سب کے لیے تو تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ اشمان اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا آن کے قریب ہوا تو آن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے اشمان کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ بس بہت ہو گیا، سمجھا کیا ہے آپ نے مجھے؟ جب دل میں آئے گا ذلیل کر دیا۔ اپنی بیوی کو گھٹیا اور چیپ کہہ کر آپ نے آج ہر حد پار کر دی ہے مان، ہر حد پار کر دی۔ اتنا کہہ کر آن نے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپایا اور سسک سسک کر رونے لگی، جبکہ اشمان اپنی مٹھیاں بھیجتا کمرے سے باہر ہوٹل کے لون میں آ گیا۔ سگریٹ سلگا کر وہ کتنی ہی دیر لون میں چکر لگاتا اپنی کئی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ خود کی جان ہی لے لے۔ وہ کیسے اپنی آن کو اتنی گھٹیا بات کہہ گیا تھا؟ وہ شاید ابھی بھی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی اشمان کمرے میں واپس آیا۔ آن! خالی کمرہ دیکھ کر اشمان نے آن کو پکارا، لیکن جب اسے واش روم بھی خالی ملا تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ بے چینی سے کمرے میں واپس آنے پر اس کی نظر بیڈ پر پڑی جہاں وہی ہلکے جامنی رنگ کا ڈریس پڑا تھا۔ اشمان نے اسے اٹھایا
تو اسے ایک کاغذ ملا۔ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں یا نہ رہوں یاد رکھنا مجھے۔ آن کی لکھائی میں لکھی وہ سطریں دیکھ کر ارشمان کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آن اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی ارشمان بھاگ کر اپنی گاڑی تک گیا۔ وہ اپنی آن کو واپس لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ مر تو سکتا تھا لیکن آن سے دوری اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھی۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. خدا حافظ.